से स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला लॉ है इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है कि मास जो है वो नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, मास हमेशा कंजर्व रहेगा किसी भी केस में। इन केमिकल रिएक्शन के सेंस में देख सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास जो है वो ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ओनली गो फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म और कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो सकता है। लाइक अगर एक रिएक्शन ले लें H2 + O2 इज गिविंग H2O, तो इसकी जो टोटल मास इनकी होगी वो टोटल मास वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टोटल मास जो होगी वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा सबसे पहला लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, लेट्स से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत इजी लॉ है। ये कहता है मास को क्रिएट नहीं किया जा सकता है, मास को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ये ओनली कैन गो अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये जो लॉ है ये कहता है कि कोई भी एक कंपाउंड है, लेट्स से वाटर, वाटर में अगर हम देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि कोई भी एक कंपाउंड में जो कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट होगी वो फिक्स्ड होगी। मतलब हाइड्रोजन का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज हमेशा फिक्स होगा, चाहे ये सिंथेटिक वाटर हो या नेचुरल वाटर हो, कोई भी कंपाउंड हो। तो इन एनी कंपाउंड percentage composition of elements will be constant। ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है जिसमें कोई एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन उस कंपाउंड में हमेशा फिक्स्ड होगा, चाहे तो नेचुरल कंपाउंड लो या सिंथेटिक कंपाउंड लो, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ उनके जो एलिमेंट्स हैं, जैसे इस केस में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इनके जो परसेंटेज कंपोजिशन होंगे ये हमेशा फिक्स्ड होंगे। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देख लिया हमने, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन देख लिया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर दो एलिमेंट, मान लो दो एलिमेंट रिएक्ट करके टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं H2 + O2, ये रिएक्ट कर रहे हैं तो वाटर बन रहा है H2O, और दूसरा ले सकते हैं H2 + O2, ये रिएक्ट कर रहे हैं, दूसरा जो कंपाउंड बन रहा है वो नॉर्मल से H2O2 बन रहा है। तो ये लॉ ये कहता है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है, लेट्स से ये अगर हम लें 2 ग्राम और ये अगर हम 16 ग्राम लें तो हमारा वाटर बनेगा 18 ग्राम। ठीक है। अगर हम ये 2 ग्राम लें और ये अगर हम 32 ग्राम लें तो हमारा H2O2 बनेगा 34। ठीक है। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, जिस केस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस केस में तो रिएक्ट करके दो से ज़्यादा, मतलब 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बना रहे हैं, एक H2 एक H2O2। जो कहते हैं फिक्स्ड अमाउंट का पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो दूसरे एलिमेंट की जो रेशियो होगी वो सिंपल रेशियो होगी। मतलब इसके रेशियो क्या हो जाएगी 16:32, इसके रेशियो हो जाएगी 1:2। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या था कि अगर कोई एलिमेंट्स रिएक्ट करके 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स बना रहे हैं, अगर आपस में रिएक्ट करके, तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो दूसरा एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है वो सिंपल रेशियो होगा उनके मास का, वो कितना ग्राम से रिएक्ट कर रहे हैं। ये 16 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, 82 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, इसका जो रेशियो है वो सिंपल रेशियो होगा। 16:32, इसकी रेशियो 1:2 होगी। ये कह रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। गैर ल्यूसेंट लॉ ये कहता है, गैर ल्यूसेंट लॉ ये कहता है, इसी केस के एग्जाम्पल ले सकते हैं गैर ल्यूसेंट लॉ। सो
गैर-लुज़ैक लॉ है फॉर गैसेस। ये कहता है कि अगर हमारे पास एक से हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है और O2 गैस है, ये वाटर बना रहा है, तो ये कह रहा है कि इसके जो वॉल्यूम्स होंगे, इस गैस का वॉल्यूम V1 और इस गैस का वॉल्यूम V2, ये सिंपल होल नंबर रेशियो होंगे। इसका मतलब V1:V2 का रेशियो है, ये सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, होल नंबर रेशियो। फॉर एग्जाम्पल इस केस में देखें, इस केस में अगर हम देखें तो अगर हम ये 200 ml लेंगे तो हमें 100 ml ऑक्सीजन की जरूरत होगी, क्योंकि 100 ml वाटर गैप करने की। अगर हम रेशियो लेके वॉल्यूम्स की, तो V1 और V2 को अगर रेशियो देखा जाए तो V1:V2 इसके रेशियो 1:2 है ना, या V1:V2 इस केस में 200:100 हो जाएगा, इसके रेशियो 2:1 है। एक सिंपल होल नंबर रेशियो है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहा है कि अगर हमारा जो मास है वो क्रिएट नहीं किया सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता, वो केवल वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स की कंपोजिशन होगी वो फिक्स होगी, चाहे वो नेचुरल कंपाउंड हो, सिंथेटिक कंपाउंड हो, कोई मैटर नहीं करता। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट या दो एलिमेंट ऐड करके टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बना रहे हैं, तो एक एलिमेंट का अगर फिक्स्ड मास लिया जाए और दूसरे एलिमेंट का अगर मास उसको देखा जाए तो वो जो है सिंपल रेशियो में आएगा, उनके मास का रेशियो। गैर-लुज़ैक लॉ क्या कह रहा है? गैर-लुज़ैक लॉ फॉर गैसेस कहता है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके जो वॉल्यूम्स होंगे, जो वॉल्यूम्स के रेशियो जो होंगे वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगी। ये गैर-लुज़ैक लॉ है। तो नेक्स्ट लॉ है और हमारा लास्ट लॉ है इस क्लास का, वो है एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर and at constant pressure and temperature, at constant temperature and pressure, at constant pressure and temperature, equal volume of gases will have equal number of particles। इसका मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम अगर इक्वल है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। इसका मतलब कि एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर और कह सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब अगर वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास V1/V2 = N1/N2 आ जाएगा, अगर वॉल्यूम बराबर है तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बराबर होना चाहिए। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये एवोगाड्रोस लॉ हुआ, ठीक है। और इसके एक टॉपिक जो हमारा है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। मैं चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ लें, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर आप पढ़ लोगे आपकी पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लिया। अब हम आगे एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो होप करते हैं आपने कुछ सीखा हो, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और इस चैनल पे बने रहें केमिस्ट्री लर्न करने के लिए। थैंक यू।